डियर स्टूडेंट्स, कल के वीडियो में हमने ये देखा था कि सीआरपीसी की कितनी इंपॉर्टेंस है कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस के लिए। और आज हम उसके आगे का पार्ट शुरू करते हैं कि इसमें कल मैंने आपको बताया था कि इसका जो हिस्टोरिकल एस्पेक्ट है वो क्या है, सीआरपीसी कैसे बनी, कब बनी और किस प्रकार से आज जो सीआरपीसी हम 1973 की पढ़ रहे हैं या जो 2005 के अमेंडमेंट के साथ पढ़ रहे हैं वहाँ किस प्रकार से स्टेप बाय स्टेप हम पहुँचे। तो ये देखिए, सबसे पहले हम ये जानते हैं कि बेसिकली जो सीआरपीसी है वो अंग्रेजी विधि की देन है, हमारे यहाँ ब्रिटिश सरकार की देन है। जब पहली बार भारत में कोई लॉ बना, लीगल हिस्ट्री में हमने पढ़ा कि 1600 के चार्टर से किसी भी प्रकार से विधिवत कानून बनाने की भारतवर्ष में शुरुआत की गई ब्रिटिश सरकार के द्वारा, और उसी सरकार के द्वारा बार बार समय समय पर जो है वो इस प्रकार के इनेक्टमेंट्स लाए गए। तो दांडिक मामलों में या फौजदारी अदालतों की स्थापना में सबसे पहला स्टेप जो है वो भारतवर्ष में 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट के माध्यम से लाया गया। ये जो रेगुलेटिंग एक्ट था, क्योंकि अब तक 1773 तक ब्रिटिशर्स में भी इस प्रकार की स्थिति बन गई थी कि ब्रिटिशर्स स्वयं भी इस प्रकार के ऑफेंसेस जो वो करने लगे थे। तो किस प्रकार से भारतवर्ष में उनके रहते हुए उनको कंट्रोल किया जाए, तो इसके लिए जैसा कि मैंने बताया कि रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के माध्यम से भारतवर्ष में फौजदारी अदालतों की स्थापना की गई। तो यहीं से ये जो एक्ट है, यहीं से इसकी शुरुआत जो है वो मानी जाती है। इससे पहले देखिए, आपका क्वेश्चन ये हो सकता है कि मैंने आपको बताया कि 1600 में जो है वो पहली बार एक चार्टर लाया गया था, उससे पहले यहाँ किस प्रकार की स्थिति थी। तो भारतवर्ष में इस प्रकार का कोई लिखित में कोई कानून जो है वो बना हुआ नहीं था, और राजाओं महाराजाओं के द्वारा जो व्यवस्था दी जाती थी उसी के अंतर्गत इसके अतिरिक्त हमने हमारे वेदों में, ग्रंथों में, टीकाओं में, टिप्पणियों में, स्मृतियों में पढ़ा कि ये जो है वो लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति किंगडम्स के माध्यम से किस प्रकार से संचालित की जाती थी और जनता उसको फॉलो करती थी। लेकिन जब ब्रिटिश सरकार भारतवर्ष में ईस्ट इंडिया कंपनी के माध्यम से यहाँ आई तो उनको स्वयं को भी इस प्रकार के लॉज के इनेक्टमेंट की आवश्यकता जो है वो पड़ने लगी। तो ये जो है वो इसी के माध्यम से हम देखेंगे कि सबसे पहले 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट आया। उसके बाद में विधिवत तरीके से जो दंड प्रक्रिया संहिता के निर्माण की बात थी वो पहली बार ब्रिटिश सरकार ने 1861 में ये प्रयास किया, और एक जो ब्रिटिश दंड प्रक्रिया संहिता था उसी के आधार पर भारत में भी 1861 में सीआरपीसी का निर्माण किया गया। उसके बाद में कुछ समय बाद ही 1872 में एक उसी में कुछ परिवर्तन करके और 1872 में एक नई सीआरपीसी जो है वो ब्रिटिश सरकार के द्वारा इनेक्ट की गई। 1872 की सीआरपीसी जो है वो लंबे समय तक चलती रही। इस दौरान 15 अगस्त 1947 को हमारा देश भी स्वतंत्र हुआ और 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू हुआ। संविधान के पश्चात भी 1973 तक वही जो 1872 की सीआरपीसी थी वही चलती रही। 1973 में भारत की संसद ने अपना एक जो अधिनियम है वो 1973 में पारित किया। जो 1973 की सीआरपीसी थी उसमें आगे चल के हम देखेंगे कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के माध्यम से, पार्लियामेंट अमेंडमेंट के माध्यम से 2020 में काफ़ी जो है वो अमेंडमेंट्स किए। इसके अतिरिक्त सन 2000 में हमारी पार्लियामेंट ने इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 भी पारित किया था। उसके माध्यम से भी न केवल सीआरपीसी में बल्कि आईपीसी और एविडेंस जैसे महत्वपूर्ण अधिनियमों में भी संशोधन किए गए थे। लेकिन दंड प्रक्रिया संहिता में 2005 में जो वो बहुत सारे महत्वपूर्ण संशोधन किए गए, वो कंसर्न सेक्शंस के साथ हम समय समय पर देखेंगे कि कौन कौन से अमेंडमेंट्स जो है वो किए गए। तो ये इसके अतिरिक्त हम देखेंगे कि पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो 1973 की सीआरपीसी हमारे यहाँ बनाई गई थी उसमें आपके देखेंगे कि 484 सेक्शंस दिए गए हैं, जो कि 38 यानी 38 चैप्टर्स में समाहित की गई है।
इसी सीआरपीसी में 2 शेड्यूल्स दी गई है। इसके अतिरिक्त 56 फॉर्म्स के सैंपल्स भी इसमें दिए गए हैं। तो इतने विस्तृत स्वरूप में को कंटेन करती है हमारी दंड प्रक्रिया संहिता। इसके साथ साथ जो सीआरपीसी हमारी 1973 की बनाई गई है, उसकी एक बहुत महत्वपूर्ण बात ये भी थी कि 1950 में हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन बना था, उसके साथ साथ उन कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस को भी नई सीआरपीसी में 1973 की में फॉलो किया गया। वो थे आर्टिकल 22 के क्लोज 1 से लेकर के 7 तक के जो प्रोविजंस है, उसके अकॉर्डिंग जो है वो इसके साथ ही जो सीआरपीसी हमारी बनी, उसमें इंडियन एस्पेक्ट से जो वो ऑफेंसेस को किस प्रकार से ट्रायल की जाए, इसका भी बहुत अधिक ध्यान रखा गया। हालांकि आगे चल करके जो है वो हम देखते हैं कि जो किशोर न्याय अधिनियम है और प्रोविजन ऑफ ऑफेंडर्स एक्ट है, वो भी इसके से जो वो अलग किए गए और सेपरेट एनेक्टमेंट्स जो है वो कर दिए गए हैं। तो ये जो सीआरपीसी थी हमारी, वो इस प्रकार से इतना अधिक विस्तृत स्वरूप लिए हुई थी। मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि एक बहुत महत्वपूर्ण अधिनियम और एक बहुत बड़ा अधिनियम है, जो कि न्यायिक सेवा प्रतियोगी परीक्षाओं में अपना एक बहुत बड़ा रोल रखती है। बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस जो वो इसमें पूछे जाते हैं, चाहे वो प्रीलिम्स में ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस हो या मेंस में डिस्क्रिप्टिव टाइप के क्वेश्चंस हो। सीआरपीसी का हमेशा अपना एक बहुत बड़ा रोल जो है वो क्वेश्चन पेपर्स में हमेशा रहा है। तो इसके अकॉर्डिंग ही हमें इसकी प्रिपरेशन भी करनी चाहिए। तो मैंने आपको इसका स्टार्टिंग जो है वो एक तो हिस्टोरिकल एस्पेक्ट बताया, और इसका जो कंटेंट्स है वो कितने हैं वो मैंने आपको बताया। ये जो सीआरपीसी है, ये हमारी विधिवत रूप से अगर हम शुरू करें तो सेक्शन 1 हर अधिनियम में हम देखते हैं, वही सीआरपीसी में भी उल्लेखित किया गया है कि इस अधिनियम का नाम क्या है, विस्तार क्या है, क्षेत्र क्या है। तो इस अधिनियम का नाम जैसा कि स्पष्ट है, दंड प्रक्रिया संहिता 1973 होगा। और ये यहाँ ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के लिए भी और शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बताने जा रहा हूँ, वो ये है कि दंड प्रक्रिया संहिता का जो एक्सटेंशन है, विस्तार है, इसका जो क्षेत्र है वो किस प्रकार से है। तो देखिए 1973 में हमारी सीआरपीसी बनी थी, 2005 में इसका अमेंडमेंट हुआ। ये जम्मू कश्मीर राज्य को छोड़कर और कुछ अन्य राज्यों के कुछ भागों के कुछ प्रोविजंस को छोड़कर के बनाई गई है। तो जैसा कि अब तो हम जानते हैं कि भारत सरकार ने आर्टिकल 370 की जो है वो यहाँ से हटा दिया गया है, और अब सारे लोग जो पार्लियामेंट के द्वारा बनाए जाएंगे वो संपूर्ण भारतवर्ष में लागू होंगे। तो वर्तमान में हमारी जो सीआरपीसी है वो जम्मू कश्मीर राज्य में भी लागू होगी 370 के हटाने के बाद। तो इसी प्रकार से उस समय जो प्रोविजंस थे उसकी अगर हम चर्चा करें तो पाएंगे कि 370 से पूर्व की जो स्थिति थी वो जम्मू कश्मीर राज्य को छोड़कर संपूर्ण भारतवर्ष में लागू करने की थी। लेकिन इसके अतिरिक्त 2 और महत्वपूर्ण प्रोविजंस जो है वो इसमें दिए गए थे कि दंड प्रक्रिया संहिता के चैप्टर 8, 9 और 11, 9, 10 और 11वां जो चैप्टर है, यानी इन 9वें, 10वें और 11वें अध्याय के प्रावधान जो है वो भारतवर्ष में ही नागालैंड और असम के कुछ आदिवासी हिस्सों पर लागू नहीं होंगे, जो कि आज भी बरकरार है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि इसका जो एक्सटेंशन है वो इन चीजों को छोड़कर के संपूर्ण भारतवर्ष में विस्तृत है। और ये जो दंड प्रक्रिया संहिता है, इसमें कल मैंने आपको थोड़ा इन्वेस्टिगेशन के बारे में बताया था, इसके जो ऑब्जेक्ट्स है उसके बारे में भी हम थोड़ी और चर्चा जो है वो नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो आज मैंने आपको ये इतनी सारी चीजें बताई है, मैं समझता हूँ कि आपके लिए निश्चित रूप से ज्ञानवर्धक होगी और आप इसे लाइक और शेयर भी करेंगे। थैंक यू।